पिछले क्लास में हमने देखा था क्रेब्स साइकिल के बारे में पढ़ा था। क्रेब्स साइकिल जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑपरेट की जा रही थी और उसकी हेल्प से हमने देखा कि कितनी एटीपीज वहाँ पर प्रोड्यूस हुए। कुछ एटीपीज तो डायरेक्ट बन गई थी, हमने देखा था एक जगह पर जहाँ पर सक्सिनिल कोएंजाइम ए था, उसका कन्वर्जन जब सक्सिनेट में हो रहा था, वहाँ पर हमने देखा था कि एक फॉस्फेट लेवल का उसे कहेंगे सबस्ट्रेट लेवल का फॉस्फोराइलेशन होकर एक एटीपी वहाँ हमें मिल रहा था। डायरेक्ट एटीपी हमें वहाँ मिला, ग्लाइकोलिसिस में मिला, यानी कि हम डायरेक्ट एटीपीज तो मिल चुके हैं, लेकिन हमने टोटल काउंट किया था कि हमें 38 एटीपीज मिल चुके थे। तो 38 एटीपीज मिलने के लिए अभी भी पूरा जो ऑक्सीडेशन है वो कंप्लीट तो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? हमने कहा था कि कुछ कोएंजाइम्स बन चुके हैं वहाँ पर, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड जैसे, या हम कहेंगे फ्लैविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो ये जो है, ये मॉलिक्यूल्स जो है NADH2 और FADH2, तो इनके अंदर हमने कहा था कि ये जो NADH2 है, 1 NADH2 और 1 FADH2, इतने हमें ये देंगे 3 ATPs और एक ATP FADH2 देगा हमें 2 ATPs। तो ये हमने कहा था कि इतने मिलेंगे हमें यहाँ से। तो वो कैसे मिलेंगे? वो मिलेंगे जो हमारा अगला पाथवे है, जैसे कि हमने कहा था। अब यहाँ पर फुल फॉर्म लिखेंगे हम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट और ट्रांसफर चेन। ओके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन ये भी होगी माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऑपरेट की जाएगी। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया में ही होने वाली, यानी कि उसके अंदर जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है उसके स्पेस में ये ऑपरेट की जाती है। वहाँ पर हम देखते हैं क्या होता है। वैसे तो इसका भी जैसा हमने क्रेब्स साइकिल या ग्लाइकोलिसिस वाली जो ऐसे प्रोसेस में दिखाई थी, उस तरह के हम भी दिखा सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन में भी इस तरह की बहुत बड़ी साइकिल ऑपरेट की जाती है, यानी कि वो लीनियर पाथवे, जैसा कि ग्लाइकोलिसिस था, साइक्लिक नहीं है, लीनियर पाथवे है। तो वहाँ पर भी कुछ कैरियर प्रोटीन होते हैं, उसे हम यूबी कीटोन कहेंगे, या तो फिर साइटोक्रोम सी एंड साइटोक्रोम C1 एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे कैरियर मॉलिक्यूल्स वहाँ होते हैं। उनकी हेल्प से क्या जाता है, और ये डिफरेंट कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। वहाँ क्या है, कॉम्प्लेक्स टोटल वहाँ पर होते हैं कॉम्प्लेक्स 4 होते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेकंड, कॉम्प्लेक्स थर्ड एंड कॉम्प्लेक्स 4। ओके, कॉम्प्लेक्स 4। अगर ये आप आगे चल के अगर हम 10th के आगे अगर जाएंगे, अब 11वीं में या 12वीं में जब आप लोग जाओगे, तो वहाँ पर आपको देखने मिलेगा कि ये कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं। वहाँ पर डिफरेंट यूबिक्यूटोन होगा, साइटोक्रोम दिखेंगे, वहाँ पर कुछ प्लास्टोक्यूनिन भी दिखेंगे वहाँ पर। ये सारे के सारे प्रोटीन कैरियर मॉलिक्यूल्स वहाँ पर होंगे। वो क्या करेंगे, बस इनको कैरी करेंगे। यहाँ से जो प्रोटॉन निकलेंगे, मान लीजिए यहाँ पर कोई NADH2 है, तो पहले तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि ये हो जाएगा कन्वर्ट फिर से कोएंजाइम राइट NAD में। फिर से यहाँ से क्या हुआ, फिर प्रोटॉन रिलीज किए गए, यानी कि 2H आयन रिलीज किए गए। तो यानी कि इन्हें हम कुछ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ऐसे दो सेपरेट हो जाते हैं। तो उन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन अब यहाँ पर पूरी तरह से इस तरह से कैरी किया जाता है। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और फाइनली हमें देखने को मिलता है कि जहाँ जहाँ ऐसा कैरी ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते जाएंगे, और ये प्रोटॉन में जो हिडन एनर्जी होती है उनसे एनर्जी निकाली जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। यहाँ पर एटीपी बनते जाएंगे, एक NADH2 से हमें 3 एटीपी जैसा कि हमने बताया था, और वही इसी जगह अगर FADH2 होगा तो उसको फिर से ऑक्सीडाइज करके यहाँ पर FAD जो है प्लस बनेगा, और फिर से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रिलीज कर दिए जाएंगे और उनको यहाँ से कैरी कर दिया जाएगा
कैरी होते समय यहाँ पर एटीपीज बनते जाएंगे और फाइनल प्रोडक्ट जो होगा हमारा यहाँ पर हाफ O2 बना जाएगा। हाफ O2 जो है यहाँ पर मिल जाता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन का एंड प्रोडक्ट अगर आपको पूछा जाए तो आप बताइए हाफ O2। हाफ O2 से क्या होता है कि ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, ये क्विकली क्या हो जाता है कि हाफ O2 का यानी एटॉमिक ऑक्सीजन है, वो एटॉमिक ऑक्सीजन है। तो एटॉमिक ऑक्सीजन हमारे बॉडी के लिए मे भी हार्मफुल हो सकता है क्योंकि रेडिकल है, वो सुपर ऑक्साइड है। तो वो किसी से भी रिएक्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन वहां पर जल्दी उसे प्रोटॉन्स मिल जाएंगे। जैसे ही मिल गए फिर वो वहां से वाटर रिलीज कर देगा, यानी कि वहां जो हाफ O2 निकल रहा था उसका कन्वर्जन वाटर में किया जाता है। तो ये तो हुआ हमने जो हिडन फॉर्म वाली एनर्जीज निकलती है तो वो कैसे निकलती है। इस तरह से NADH2 को और FADH2 को ऑक्सीडाइज करके प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो होते रहते हैं इन कॉम्प्लेक्स में से, और ये जो कैरियर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर, इनकी हेल्प से यहाँ से जो है एनर्जीज प्रोड्यूस की जाती है वहाँ पर। तो इस तरह से प्रोडक्शन होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन में। तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन यहाँ पर खत्म हो जाती है तब जाके हम कहेंगे कि ऑक्सीडेशन हो गया ग्लूकोज का कंप्लीट। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज ऑकर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन, यहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो चुका है। तो होने के बाद हमें क्या मिला, टोटल हमें एक फाइनल रिजल्ट क्या है, कंक्लूजन क्या है। तो ग्लूकोज है हमारे पास, तो हमारे पास है नहीं था, अभी क्या हुआ हमारे पास, हमने ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया, राइट। तो कहाँ हम एरोबिक की बात कर रहे हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन में, ओके। एरोबिक की रेस्पिरेशन यानी कि हम कहेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो ग्लूकोज को हमने क्या किया कि तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको पता है C6H12O6, राइट। तो इसको हम इन द प्रेजेंस ऑफ 6 O2s, ओके, इसके साथ आपको रिएक्शन आ सकती है ग्लूकोज की। इसको आपको मे बी यहाँ पर रिएक्टेंट दिया जाएगा, आपको प्रोडक्ट लिखना होगा। तो ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन वाला प्रोडक्ट आपको याद रखना है। तो ग्लूकोज प्लस 6O2 कन्वर्ट्स कर रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में, बात कर रहे हैं हम एरोबिक रेस्पिरेशन की। तो यहाँ पर क्या होगा, तो होगा क्या, यहाँ पर पहले तो हम देख रहे हैं कि हमारा या तो हम मेन प्रोडक्ट यहाँ पर लिख देंगे। पहले तो हम क्या करेंगे 6CO2 प्लस 6H2O प्लस हमें मिल जाएंगे 38 ATPs, ओके। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ओके, समझ में आया। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हमारे सेल के अंदर, बॉडी के हर सेल के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन किस तरह से एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। और हमारे लिए वाटर का भी वहां पर बनता है, CO2 भी बनता है। हम CO2 कहाँ बन रहा था, हम देख रहे थे कि क्रेब्स साइकिल में CO2 बन रहा था, लेकिन ग्लाइकोलिसिस में हमें कहीं भी CO2 बनते हुए दिखाई नहीं दिया। हाँ, ग्लाइकोलिसिस में हमें वाटर बनते हुए दिखाई दिया था, ओके। तो इस तरह से हमारा टोटल जो नेट प्रोडक्शन होता है, हमारे पास ATP प्रोड्यूस हो गया इतने 38 ATP, यानी ये बाय प्रोडक्ट बोल के हम वाटर और CO2 को रिलीज कर दिया जाता है एक ग्लूकोज से। तो ये तो हो गया हमारे लिए ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। तो हम बात कर चुके हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की। तो अब बात आती है एनारोबिक टाइप का रेस्पिरेशन। तो अगर एनारोबिक टाइप का रेस्पिरेशन होता है, हमने कहा था कि कहाँ होगा एनारोबिक टाइप का रेस्पिरेशन, तो हमने कुछ सेल्स बताए थे या कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं। तो वो क्या करेंगे, एनारोबिक टाइप का रेस्पिरेशन परफॉर्म करेंगे। अब एरोबिक में और कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं। मान लीजिए हमारे पास कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल नहीं है ड्यू टू द फास्टिंग, जब हम उपवास कहते हैं, अगर हम फास्टिंग करते हैं कंटिन्यूसली 6, 7 दिन, 8 दिन, या कभी कभी आप देखते हो कि हमारे कुछ
रिलीजन्स है, मुस्लिम भाई लोग होते हैं, उनमें एक एक महीने के लिए फास्टिंग की जाती है। तो वहां पर क्या होता है, अगर उस कंडीशंस में, अगर उन सिचुएशंस में हमारे बॉडी में मान लीजिए ग्लूकोज कम पड़ रहा हो, तब क्या किया जाता है, तो हमारे पास लिपिड्स अवेलेबल है बॉडी में। लिपिड्स का स्टोरेज होता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ लिपिड्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फैट और कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में, राइट। वो कहाँ होते हैं, एडिपोज टिश्यूज में। कहाँ स्टोर किए जाते हैं, एडिपोज टिश्यूज, जो हमारे मसल्स होते हैं वहां प्रेजेंट होने वाले एडिपोज टिश्यूज। मान लीजिए ये जो हमारे आप देखते हो, ये जो एडिपोज टिश्यूज होती है जहां जहां प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर होंगे, तो इन जगहों पर लिपिड्स को स्टोर कर दिया जाता है एडिपोज टिश्यूज में। अब ग्लूकोज को भी स्टोर किया जाता है। वैसे तो हमने कहा था कि ग्लूकोज को भी लीवर में स्टोर किया जाएगा, या तो फिर उसे हम कहते हैं एडिपोज में स्टोर किया जाता है। ओके, ऐसे बहुत सारी जगह है वहां पर इनको भी स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ, ग्लूकोज को किस फॉर्म में कहा था मैंने, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, तो इनको भी स्टोर किया जाता है। तो स्टोर की बात अलग है, हम बात कर रहे हैं कि सिचुएशन ऐसी है कि ग्लूकोज ही नहीं है, बॉडी में कम पड़ रहा है ग्लूकोज ड्यू टू द फास्टिंग। तो ग्लूकोज नहीं है तो तब क्या होगा, हमारे बॉडी में स्टोर्ड है फैट, यानी कि लिपिड को डाइजेस्ट करना पड़ेगा। हमने कहा था कि लिपिड को अगर आप 1 ग्राम लिपिड कंज्यूम करोगे तो आपको 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिल जाएगी। तो एनर्जी पाने के लिए हमें क्या करना होता है कि लिपिड को फिर से ऑक्सीडाइज करना होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में हम क्या देखते हैं कि 2 तरह का कार्बोहाइड्रेट से भी एनर्जी निकाल लेते हैं, और दूसरी बात लिपिड्स जो हमारे बॉडी में स्टोर्ड है उनसे भी अगर ग्लूकोज नहीं है तो एनर्जी निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक फ्लो चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन का। एरोबिक रेस्पिरेशन, अब एरोबिक रेस्पिरेशन की बात आ रही है तो वहां पर प्रोटीन्स भी डाइजेस्ट होंगे। डाइजेस्ट होने के बाद प्रोटीन से हमें मिलते क्या है, तो हमें मिलते हैं अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड्स, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। पहला मेन प्रोडक्ट है हमारा कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम रेगुलर कंज्यूम करते हैं, तो मेन पाथवे तो यही होगा एनर्जी निकालने वाला। दूसरा होगा इन केस ऑफ प्रोटीन्स, ओके, प्रोटीन से भी हम एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा थर्ड होगा लिपिड्स, ओके। इन तीनों मॉलिक्यूल से हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी निकाल सकते हैं। तो कब निकालेंगे, अगर कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल नहीं है तो हम लिपिड से निकालेंगे। अगर लिपिड्स भी कम मिल रहे हैं तो मान लीजिए, तो तब क्या करेंगे, हम प्रोटीन से भी एनर्जी निकाल सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने कहा था कि यहाँ क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो यहाँ ग्लूकोज है, राइट। ग्लूकोज होगा तो ग्लूकोज के साथ क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस होगी, ओके। आप ग्लूकोज ना लिखो तो ही चलेगा, ग्लाइकोलिसिस डायरेक्टली लिख दोगे तो भी यहाँ पर चल जाएगा। तो यहाँ क्या बनेगा, ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है, फिर यहाँ पायरुविक एसिड। हमने देखा है ये सब, अभी हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ी है तो हमें ये सब आ जाना चाहिए। पायरुविक एसिड का उसके बाद हम देख रहे थे कन्वर्जन कहाँ जा रहा है, पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो रहे थे एसिटाइल कोएंजाइम ए में, एसिटाइल कोएंजाइम ए, राइट। ये हो गया एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए से क्या मिल रहा था, हम देख रहे थे यहाँ हमें मिल रहा था आगे चलकर ये एसिटाइल कोएंजाइम ऑपरेट कर रहा था क्रेब्स साइकिल, राइट। क्रेब्स साइकिल और टीसीए साइकिल आप कह सकते हो, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, और टीसीए साइकिल भी लिख सकते हो, या सिट्रिक एसिड साइकिल, ओके। तो क्रेब्स साइकिल के बाद हम देख रहे थे कि ऑक्सीडेशन लगभग कंप्लीट हो रहा था, बस वहां पर हिडन फॉर्म वाले एनर्जीज थे, यानी कि NADH2, तो इनसे एनर्जी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन के द्वारा निकाल दी। तो यहाँ पर क्रेब्स साइकिल के बाद जो कुछ बनेगा, हम चाहे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन लिख सकते हैं, अगर ना भी लिखे तो भी हमें यहाँ 38 एनर्जी मिल चुकी है, ATPs मिल चुके हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि डायरेक्टली यहाँ पर लिख देंगे CO2 प्लस H2O
प्लस एटीपीज और एनर्जी। तो ये हमारा फाइनल एरोबिक रेस्पिरेशन वाला ग्लूकोज वाला यानी कि कार्बोहाइड्रेट वाला प्रोडक्ट है, राइट। तो हम इतना ले सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद क्या होगा, आप देखिए ये तो हमें रेगुलर पाथवे बताया है। अगर कार्बोहाइड्रेट कम है, ग्लूकोज नहीं है बॉडी में, तब क्या होगा कि फैटी एसिड को डाइजेस्ट किया जाएगा। फैटी एसिड जो हम यानी लिपिड्स जो कंज्यूम करेंगे उससे क्या हमें मिलेंगे, फैटी एसिड्स। अब फैटी एसिड्स आपको पता है कहाँ यूज किए जाते हैं। फैटी एसिड्स का यूज होता है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने में, यानी कि सेल जब अपना मेम्ब्रेन बनाता है, सेल मेम्ब्रेन, वहां पर ये लिपिड्स जो है वहां पर कंबाइन होते हैं फॉस्फेट के साथ, यानी कि फॉस्फोलिपिड्स बन जाते हैं और वहां ये फैटी एसिड यूजफुल होते हैं। जबकि ये फॉस्फोलिपिड इज द कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। याद रखना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोनेंट है कौन, फॉस्फोलिपिड्स। तो वहां पर फॉस्फोलिपिड्स की हेल्प से क्या किया जाता है, फैटी एसिड्स की हेल्प से उसका मेम्ब्रेन बनाने में यूज किया जाता है, किसका, फैटी एसिड्स का। और बहुत सारे केसेस है, कुछ हार्मोन्स होते हैं हमारे बॉडी में। अब हम आगे चल के जब हमारे पास रिप्रोडक्शन आएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो हम वहां पर कुछ सेक्सुअल हार्मोन्स देखेंगे, लाइक प्रोजेस्टेरोन हो गया, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन हो गया, ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन हो गया, ओके। तो ये सारे जो हार्मोन्स होते हैं, तो ये भी एक प्रिकर्सर इनका कौन होता है, फैटी एसिड ही होता है। तो फैटी एसिड वाले जो कुछ मॉलिक्यूल्स बने थे वो ब्लड के थ्रू क्या करेंगे, बॉडी में सप्लाई किए जाएंगे। जब कहीं मेम्ब्रेन बन रहा हो तो वहां पर यूज किए जाएंगे। अगर कहीं प्रोजेस्टेरोन बन रहा है, एस्ट्रोजन बन रहा है, ये क्या है, हार्मोन है, सेक्स हार्मोन है, हमारे लिए यूजफुल हार्मोन्स है। जब आप आगे नेक्स्ट चैप्टर में जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये कहाँ होंगे और इनका क्या रोल है। तो ये हार्मोन बनाने में भी फैटी एसिड्स यूजफुल होते हैं। इसके अलावा हम इनसे एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वो कैसे, लिपिड्स का तो डाइजेशन होने के बाद उसका अगला प्रोडक्ट होगा फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स को कन्वर्ट किया जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में। सीधी तरह से यहाँ पर हमने कर दिया एरो और कहा एसिटाइल कोएंजाइम बन गया, ओके। एसिटाइल कोएंजाइम बन गया कहाँ से, फैटी एसिड से। तो एसिटाइल कोएंजाइम फिर से क्या होगा, अगली साइकिल ऑपरेट करेगा, यानी क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल का प्रोडक्ट क्या है आपको पता है, क्रेब्स साइकिल का प्रोडक्ट यही होगा। हाँ, यहाँ पर हो सकता है कि एनर्जीज में कुछ कम ज्यादा हो जाए, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर कोई ग्लाइकोलिसिस ऑपरेट नहीं हो रहे हैं, तो अगले प्रोडक्ट्स यानी वहां का कुछ भी नहीं मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पर ये CO2, H2O के इन प्रोडक्ट्स में कुछ कमी आ सकती है, लेकिन यहाँ पर हमें यही मिलेगा प्रोडक्ट, क्या, CO2 मिल जाएगा, H2O मिल जाएगा और ATP भी मिल जाएंगे। तो इस तरह से हम इनसे यानी कि लिपिड से यानी कि फैटी एसिड से एनर्जी भी निकाल सकते हैं। साथ ही साथ फैटी एसिड्स यूजफुल है फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन as well as to produce hormones like progesterone, estrogen और testosterone जैसे हार्मोन्स के लिए भी यूजफुल है, ओके। तो बात करते हैं प्रोटीन्स की। अब मान लीजिए हमारे पास इसकी भी स्कार्सिटी है बॉडी में, यहाँ पे लिपिड्स भी उतनी फॉर्म में अवेलेबल नहीं जितने चाहिए, तब क्या होगा, इन प्रोटीन्स को भी डाइजेशन के थ्रू, तो आपको पता होगा कि अमीनो एसिड्स से प्रोटीन्स बनते हैं। अब जब हम प्रोटीन कंज्यूम करेंगे तो हमारे बॉडी में क्या बनेंगे, उसके अमीनो एसिड्स। जब डाइजेस्ट होंगे तो अमीनो एसिड्स बन जाएंगे, मतलब डाइजेशन के बाद उनसे मिलेंगे हमें अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड्स का यूज क्या होगा, अब हम एक फ्लो चार्ट हम आपको बताएंगे। बहुत सारे तरह के प्रोटीन्स जो है बॉडी में कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं विद द हेल्प प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। हमने फर्स्ट या सेकंड क्लास में ही पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर के, तो वहां पर हमने बताया था कि ट्रांसलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर अमीनो एसिड्स का यूज करके हम बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रोटीन, लाइक मान लीजिए मायोसिन प्रोटीन बनाना है हमें, मान लीजिए कि केसिन नाम का प्रोटीन कोई बनाना है, कोई
हेमोग्लोबिन बनाना है, तो हमें बहुत सारे प्रोटीन्स बनाने हैं, तो बॉडी में इनका यूज प्रोटीन बनाने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ इन केस ऑफ absence of carbohydrate as well as lipids, तब क्या किया जाता है, इनसे एनर्जी भी प्रोड्यूस की जाती है। तो वो कैसे, फिर से यही हम इनको एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट किया जाता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करने के बाद फिर से वही बात पे लाइक क्रेब्स साइकिल ऑपरेट की जाएगी माइटोकॉन्ड्रिया में। ये कहाँ होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, और क्रेब्स साइकिल की हेल्प से CO2 H2 और यही प्रोडक्ट जो कि मेन प्रोडक्ट ATP प्रोड्यूस कर दिए जाएंगे। तो ये हुआ हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन वाला पाथवे। इसे ठीक से याद कर लेना, हमारी किताब में भी दिया गया है, और बहुत से मतलब पिछले साल या उससे पहले वाले एग्जाम्स में लगभग इसका क्वेश्चन जो है आपको पूछा जाता है। इस पर आपको ये फ्लो चार्ट ठीक से याद करना है, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। लिपिड से सीधे सीधे फैटी एसिड से डायरेक्टली एसिटाइल कोएंजाइम ए को लगाना है आपको। बस यहाँ पर याद रखना है, अगर आप मान लीजिए यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट लिख रहे हो, कार्बोहाइड्रेट का मतलब ही होता है ग्लूकोज। हमें ग्लूकोज बार बार लिखने की जरूरत नहीं, मैंने बस आपको समझने के लिए कहा है कि ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट ही ग्लूकोज है। ग्लूकोज को ही हम ग्लाइकोलिसिस के द्वारा पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ मिलेगा हमें पायरुविक एसिड, फिर उसको हम एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हुआ हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन वाला पाथवे। ओके, तो हम अगले वीडियो में देखेंगे वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में ये क्या होता है, यहाँ से आगे क्या होता है, क्या वहां पर क्रेब्स साइकिल ऑपरेट होगी, वहां पर क्रेब्स साइकिल ऑपरेट नहीं होगी। जैसा मैंने कहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया में अगर कोई ऑक्सीडेशन करना है तो वहां पर ऑक्सीजन के अलावा वहां पर कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। तो ऑक्सीडेशन होना है माइटोकॉन्ड्रिया में, वो पॉसिबल नहीं होता है। तो हम एनाएरोबिक टाइप में होता क्या है वो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।